रात के 11:30 बज रहे थे। जनवरी का महीना था, इसलिए हर कहीं कोहरा था। हवा काफी कड़ाके की चल रही थी। अगर इस समय कोई व्यक्ति बाहर निकले तो उसका पूरा शरीर ठंड में अकड़ जाए और सुबह तक तो वो मरा ही मिले। हर कोई अपने अपने घरों में था। अचानक वातावरण में टायरों की तीव्र चीख गूंजी। अशोक नंदा भवन से कुछ ही दूरी पर एक कार रुकी। सड़क एकदम सुनसान व वीरान पड़ी थी, जिसमें से रॉकी बाहर निकला, जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी, जो देखने में गुंडा बदमाश सा लगता था। रंग रूप साफ था, गले में सोने की चेन, हल्का बादामी रंग, कीमती सूट पहने हुए था। इस समय उसके हाथ में सिगरेट थी। शराब ज्यादा पीने के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शायद ऐसा कोई नशा हो जो उसने नहीं किया। वो रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, इसलिए रॉकी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। यही वजह थी कि उसे पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वो पैसे पानी की तरह खर्च करता था। एक आदमी रॉकी का गिरेबान दोनों हाथों से पकड़ते हुए दहाड़ा। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। अली भाई, रॉकी प्यार से बोला, मैंने कहा ना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अली भाई एक क्लब का मालिक है, जिसकी उम्र करीब 40 के आसपास होगी। रंग सांवला है, बाल पीछे की तरफ निकाले हुए। इस समय वो ब्लैक कोट पैंट पहने हुए था। उसी से मैच करते हुए जूते पहन रखे थे, जिसमें वो एकदम विलेन लग रहा था। पैसों के मामले में वो बहुत बुरा था, इतना कि अपने ही बाप को मारकर ही वो नाइट क्लब का मालिक बना था। उससे पहले वो एक गुंडा हुआ करता था। पैसों के लिए वो किसी की भी जान ले सकता था। आज वो लोगों को ब्याज पर पैसे देता है, केवल उन्हीं लोगों को जिनके बाप के पास बहुत पैसा हो, और रॉकी भी उन्हीं में से एक था। दरअसल बात यह थी कि अली भाई ने रॉकी को नशे के लिए बहुत सारे पैसे दे रखे थे और अली भाई वो पैसे वापस लेना चाहता था। रॉकी सीना तान के बोला, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है भाई, कल आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। पता है कितने पैसे हैं? अली घूरता हुआ बोला। रॉकी नशे में बोला, हाँ होंगे 40-50 हजार रुपए। अली अपने एक एक शब्द को चबा कर बोला, 2 लाख रुपए हैं। क्या? रॉकी का मुंह भार सा खुला का खुला रह गया। मजाक तो नहीं कर रहे भाई? आपसे इतने पैसे मैंने कब ले लिए? अच्छा बेटा, भूल गया जब तू नशे में लड़खड़ाता हुआ मेरे पास आया था और कह रहा था कि अली भाई मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं आपको 1 महीने में दे दूंगा। तब मैंने पूछा था कि इतने पैसों का क्या करेगा? तब तूने कहा था कि मेरे दोस्त को जरूरत है, कुछ पैसे मुझे नशे के लिए भी चाहिए। अली भाई आंखें निकालते हुए बोला, पैसे लेते समय तो बड़े शान से कह रहा था सारे पैसे एक साथ दे दूंगा। अब पैसे देने की बात आई तो आनाकानी कर रहा है। मेरे इतने पैसे कब ले लिए? हाँ, बहुत बढ़िया रॉकी। रॉकी के मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली, भाई कल मिल जाएंगे आपके पैसे। अली गुस्से में बोला, बेटा इसका ब्याज कौन देगा? रॉकी मरे स्वर में बोला, सारे रुपए मिलाकर कितने हुए? अली भाई के मुंह से निकला, 5 लाख रुपए। ये सुनते ही रॉकी का सारा नशा एकदम उतर गया। आवाज मानो गले में कहीं अटक गई हो। माथे पर पसीना आ गया, सारा शरीर कांपने लगा। क्या क्या 5 लाख रुपए? इतने पैसे कैसे हो गए भाई? बोल गया? याद कर तूने क्या कहा था? अगर मैं 1 महीने में आपके 2 लाख रुपए नहीं देता तो आप मुझसे 5 लाख रुपए ले लेना। रॉकी को सारी बातें याद आ गई तो बात को संभालते हुए बोला, चलो भाई मैं कल आपको सारे पैसे देता हूं। अली भाई रॉकी को घूरते हुए बोला, साले पिछली बार भी तूने यही कहा था, कान खोलकर सुन ले। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो इस घर में कई अर्थियां उठ जाएंगी। तू तो जानता है ना कि मैं पहले गुंडा हुआ करता था। मैंने बस गुंडागर्दी छोड़ी है, पर भूला नहीं हूं। समझ गया कि नहीं? समझ गया अली भाई, कल पक्का आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर अली भाई कार की पिछली सीट पर बैठा और ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। रॉकी परेशान हो गया। अभी आधे घंटे पहले मैं कनिष्क होटल में था, मेरे साथ जूली भी थी, फिर मैंने और उसने शराब पी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ,
जब आंख खुली तो साला अली छाती पर खड़ा था। और जूली कहाँ है? रॉकी ने जेब से फोन निकालकर जूली का फोन मिलाया, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। अली भाई जिसे उसे कल 5 लाख रुपए देने हैं, और दूसरी तरफ जूली जिसका फोन नंबर बंद आ रहा है। आखिर क्या मामला है? ये मैं किस झमेले में पड़ गया? साला रोहित तो कह रहा था कि मुझे आज सारे पैसे दे देगा। लगता है साला मुझे दगा दे गया। ना तो वो घर पर है और ना ही उसका फोन लग रहा है। इस समय रॉकी काफी गुस्से में था। उसका चेहरा तपकर लाल हो रहा था। अब क्या होगा? ये अली भाई पैसे के बिना नहीं मानेगा। अब कम समय में इतने सारे पैसों का जुगाड़ कैसे होगा? अगले ही पल रॉकी अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर वो अपने घर की तरफ देखने लगा। इस समय रॉकी की आंखों में शैतानी चमक साफ देखी जा सकती थी। विनय अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। संजना, तुम्हें क्या लगता है कि पापा मुझे पैसे देंगे? विनय रॉकी का बड़ा भाई था, जिसकी उम्र 29 साल थी। उसका नाक नक्शा अच्छा है, पर विनय का दिमाग लोमड़ी से भी तेज चलता है। इस समय वो नाइट सूट पहने हुए था। मैंने सारी बात कर रखी है। वो बहुत बड़ी कोठी है। हमें कल सारे पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो हमने 5 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, वो भी डूब जाएंगे। रॉबिन ने बड़ी मुश्किल से डीलर को मना रखा है। वो डीलर तो मान भी नहीं रहा था। कह रहा था कि एक मोटी पार्टी है जो उसे उस कोठी के 60 लाख रुपए नकद देने को तैयार है, इसलिए डीलर भी जल्दी कर रहा है। हमारी बात 50 लाख रुपए में हुई थी। डीलर को सीधा 10 लाख का फायदा हो रहा है, इसलिए वो जल्दी कर रहा है। पापा से आज मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि बेटा रात पड़े कभी लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए, कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। संजना, जिसकी उम्र कोई 27 वर्ष थी, चेहरे पर हल्का मेकअप कर रखा था। बाल खुले होने के कारण काफी आकर्षक लग रही थी। इस समय संजना नाइट गाउन पहने हुए थी, जिसमें वो कयामत ढा रही थी। ठीक है, फिर इस घर से हम बहुत दूर चले जाएंगे, विनय गुस्से में बोला। तुम जानती हो मुझे अपना अलग घर चाहिए। परिवार के साथ रहने में बड़े भाई को कोई परेशानी नहीं है। जैसे पापा बोलते हैं बेचारा वैसा ही करता है। भाभी भी भाई जैसी है। संजना भी हर शब्द को चबाते हुए बोली। मैं भी परेशान हो गई हूँ। मुझसे सुबह सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, फिर शाम को तुम्हारे माँ बाप की सेवा करना। इस समय संजना के चेहरे पर नफरत के भाव थे। तुम जानते हो मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। मैं अपने पिता के घर सुबह 10 बजे उठती थी। जब से तुमसे शादी की है मेरे तो कर्म ही फूट गए। रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठना, पूरे दिन साड़ी पहने रखना। तुम्हें पता है मुझे कितनी दिक्कत आती है। मैं जीन्स टॉप वाली लड़की, अब देखो तो मैं सारे दिन साड़ी में रहती हूँ। मेरा भी दिल करता है जैसे मैं पहले अपनी जिंदगी जीती थी वैसी अब भी जीऊं, वैसी अब भी वही जिंदगी गुजारूं। सुबह देर तक सोना, जीन्स टॉप पहनना, देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी करना। अरे मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? मैंने पापा से बात कर ली है। पापा जी 50 लाख रुपए के लिए कैसे मान गए? मैं हैरान हूं, जो व्यक्ति 5 लाख रुपए नहीं दे सकता वो 50 लाख रुपए कैसे दे सकता है? मैंने पापा से झूठ बोल दिया कि तुम्हारे पापा का बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, जिसके कारण उन्होंने हमसे 50 लाख रुपए की मदद मांगी है। अच्छा, जब पिताजी को हकीकत पता चलेगी तो फिर क्या होगा, सोचा है कभी? तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। रात काफी हो गई है, मैं कल पापा से पैसे लेकर सीधा डीलर को दे दूंगा और फिर अपना एक अलग घर होगा जिसके हम मालिक होंगे। पर उसके बाद जो बवाल होगा उसका क्या? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुमने तो कह दिया कि मैं संभाल लूंगा, पर मेरे दिल में यह डर बैठता जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पापा तुम्हें देंगे क्या? कहीं तुम्हारे पापा झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या पता तुम्हारा मन रखने के लिए कह दिया हो कि सुबह पैसे मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे बाप ने मेरे पापा के पास फोन करके पूछ लिया तो फिर क्या होगा? संजना को अपनी तरफ खींचते हुए विनय बोला, यह सारी परेशानी मेरी है, तुम तो बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। फिर संजना की आंखों में आंखें डाल विनय बोला, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। विनय को अपने आप से दूर करती हुई संजना बोली, जब तक तुम मुझे उस कोठी में नहीं ले जाओगे तब तक तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। संजना के होठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। दूरियां रखो मुझसे, फासले कम तब होंगे जब हम नए घर में होंगे। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, कल हम उसी घर में होंगे। अब आ जाओ मेरे पास। नहीं, एक रात की ही तो बात है,
अपने दिल पर काबू रखो। कल की रात तुम्हारे लिए बहुत हसीन होगी। चलो अब सो जाते हैं। दोनों डबल बेड पर जाकर लेट गए। संजना थोड़ी देर बाद सो गई, पर विनय की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। अशोक नंदा भवन, राजनगर, मकान नंबर 4201। रात के लगभग 1 बजे का समय हो रहा था। हर तरफ कोहरा फैला हुआ था। कमरे में अशोक नंदा व मोहिनी डबल बेड पर सो रहे थे। बेड के दूसरे सिरे पर मोहिनी सोई थी कि अचानक एक आवाज हुई, जिससे मोहिनी की नींद में हल्का सा खलल पड़ा। उसने एक अंगड़ाई ली, दूसरी तरफ मुंह करके दोबारा गहरी नींद में चली गई। एक बार फिर आवाज हुई, जिससे मोहिनी की आंख पुनः खुल गई। नींद में बड़बड़ाई, कौन है जो सोने नहीं दे रहा? आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो अब भी नींद में थी। एक बार फिर वो सो गई। इस बार आवाज तेज हुई, जैसे कि कोई व्यक्ति चल रहा हो। इस बार मोहिनी की नींद उड़ गई। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, सब ठीक था। फिर उसकी नजर खिड़की की तरफ गई। आवाज खिड़की के बाहर से आई थी। मोहिनी के चेहरे पर ऐसे भाव आए कि आवाज का कारण जानने के लिए बेड से उठे या नहीं। आवाज पुनः आई। उसने अपने पति अशोक को जगाया, पर वो गहरी नींद में था, जिसके कारण अशोक नंदा उठा नहीं। चेहरे के अलावा मोहिनी का पूरा शरीर रजाई के अंदर था। सर्दी बहुत थी, मगर इस समय मोहिनी का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। दहशत का माहौल बन गया था। न जाने क्यों उसे अजीब सा डर सता रहा था। कमरे की लाइट बंद थी। लाइट बंद करके सोने की आदत जो थी, पूरा कमरा बहुत भयानक लग रहा था। ऊपर से खिड़की के बाहर से आवाज आ रही थी, जो मोहिनी की बची कुची हिम्मत भी तोड़ रही थी। ना चाहते हुए भी मोहिनी खड़ी होकर बैठ गई। फिर उठकर धीरे धीरे वो खिड़की की तरफ बढ़ी। मोहिनी को ऐसा लग रहा था कि खिड़की के पीछे कोई साया है। मोहिनी का पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। खिड़की के नजदीक आकर जैसे ही खिड़की खोली, बाहर की तरफ देखा तो कोई नहीं था। मोहिनी का सारा डर एकदम से निकल गया। उसने सोचा कि मेरा वहम है। जैसे ही पीछे मुड़ने के बारे में सोचा, तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक हाथ आया, जिसमें रुमाल था। मोहिनी के मुंह पर कस गया। एक पल के लिए तो उसने आजाद होने के लिए अपने हाथ पैर मारे, परंतु धीरे धीरे मोहिनी की आंखें बंद होने लगी। फिर मोहिनी का शरीर वहीं फर्श पर गिर गया। मोहिनी के बेहोश होते ही एक साया कमरे के अंदर आ गया। सुबह के करीब 7 बजे थे। ललिता इस घर की बड़ी बहू है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष होगी। इस समय वो हरी साड़ी पहने हुए थी। रंग रूप साफ होने के कारण हल्का मेकअप कर रखा था। बालों का जूड़ा बना रखा था। कोई भी उसकी खूबसूरती को निहारे बिना नहीं रह सकता था। ललिता अपने सास ससुर को चाय देने आई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद था। ललिता के माथे पर परेशानी की लकीर पड़ गई, क्योंकि ललिता जानती थी इस समय मम्मी यानी कि मोहिनी दरवाजा खोल देती है, क्योंकि ठीक 7 बजे के आसपास वो चाय लेकर आती है। ललिता ने फिर दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। ललिता ने अपनी सास को आवाज लगाई। जब कई आवाज लगाने के बाद भी ललिता को कोई जवाब न मिला, तो ललिता के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। फिर वो अपने पति बलवंत के पास गई। बलवंत अशोक नंदा का सबसे बड़ा लड़का है। रंग सांवला था, पर चेहरे पर एक तेज था। वो बहुत साधारण जीवन जीता था। उसे ज्यादा सजधज पसंद नहीं थी। ललिता की घबराई हुई हालत थी। एक बार तो बलवंत भी हक्का बक्का सा रह गया। क्या हो गया ललिता? इतनी सर्दी में भी तुम पसीने में नहाई हुई हो? ललिता की सांसें तेजी से चल रही थी। अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाकर बोली, वो मम्मी पापा दरवाजा नहीं खोल रहे। बलवंत बोला, इतनी सी बात के लिए घबराई हुई फिर रही हो? आप तो जानते हो ना कि मम्मी सुबह जल्दी अपने कमरे का दरवाजा खोल देती है, पर आज दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। मैंने बहुत आवाज लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। बोलो, अब मेरा घबराना कोई छोटी मोटी बात है? ललिता चीखी। बलवंत भी घबरा गया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो अपने माँ बाप के लिए बहुत चिंतित हो गया। दिमाग में रह रहकर गलत विचार आ रहे थे कि कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। बलवंत भागा भागा अपने पिता के कमरे के बाहर गया।
दरवाजे पर दस्तक दी। बलवंत ने व ललिता ने भी दरवाजे के बाहर से कई बार आवाज लगाई, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शोर शराबे में सारा परिवार इकट्ठा हो गया। विनय व संजना अपने कमरे से भागते हुए आए। दूसरी तरफ से रॉकी भागता हुआ आया। क्या हो गया? शोर क्यों मचा रखा है? रॉकी अभी नींद में था। बलवंत ने सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सभी परेशान हो गए। फिर सब लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। सबने अंदर का दृश्य देखा तो सबके मुंह से चीख निकल गई। सबके चेहरे पर आतंक के भाव थे। सभी जम से गए, जैसे किसी ने जादू से उनके पैर जाम कर दिए हों। सबके चेहरे का रंग ऐसा हो गया था जैसे लाश का होता है। दृश्य ही ऐसा था कि अशोक नंदा के सीने पर 4-5 जगह खून के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने तेज धार चाकू से अशोक नंदा के सीने पर कई बार वार किए हों। पूरा बेड खून से सना हुआ था और मोहिनी खिड़की के पास फर्श पर पड़ी हुई थी। विनय ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। थोड़ी हिम्मत करके खिड़की की तरफ बढ़ा। विनय चल जरूर रहा था, पर ऊपर से लेकर नीचे तक उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। करीब जाकर देखा तो मानो उसकी सांसें रुक गई। नीचे बैठकर उसने अपनी मां की सांस चेक की। सांसें चल रही थी। उसने अपनी मां को पकड़कर हिलाया। मोहिनी को फिर भी होश नहीं आया। मां, मां, मां! विनय ने देखा कि उसकी मां को होश नहीं आया तो उसने अपनी पत्नी संजना को पानी लाने के लिए बोला। संजना तुरंत पानी ले आई। फिर विनय ने अपनी मां के चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे। 10-15 सेकंड में ही मोहिनी को होश आया। सब लोगों की सांस में सांस आई, पर सबकी आंखों में आंसू थे। सब रो रहे थे। मोहिनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो घबराकर बोली, क्या हो गया? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मेरी लाश देख ली हो? मैं अभी जिंदा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो तुम सब? विनय बोला, मम्मी आप यहां कैसे आई? विनय बेटा, मैं अपने बेड पर सो रही थी। रात को खिड़की से बाहर से कुछ आवाज आई। जब मैंने उठकर देखा तो खिड़की के बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रखा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद कोई भी कुछ नहीं बोला। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। विनय बेटा, कोई दवाई हो तो दो ना। संजना जाओ, मम्मी के लिए 1 कप चाय और एक पेन किलर ले आओ। संजना बेटा, 2 कप चाय लाना, एक तेरे पापा के लिए भी। मोहिनी जैसे ही उठी और अपने बेड की तरफ देखा तो घर के सभी सदस्य खड़े थे। मोहिनी के माथे पर बल पड़ गए। रॉकी, तू रात को कब आया बेटा? मैं और तेरे पापा रात को तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। इससे पहले मोहिनी कुछ बोल पाती, विनय बोला, मम्मी आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप आराम करें। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे। इतने में संजना 2 कप चाय ले आई। 1 कप चाय मोहिनी को दी, दूसरा कप अशोक नंदा के बेड के पास वाले स्टूल पर रख दिया। मोहिनी चाय पीने लगी। विनय बेटा, तेरे पापा को बहुत देर हो गई, उठे नहीं अभी तक। अब तो संजना चाय भी ले आई है। मोहिनी चकित होकर बोली, जाओ उठाओ अपने पापा को। कोई कुछ नहीं बोला। बोलने के लिए किसी के पास कोई शब्द ही नहीं थे। सब लोग ऐसे खड़े थे मानो जन्म से ही गूंगे हों। मैं उठाती हूं तेरे पापा को। मोहिनी उठकर बेड की तरफ बढ़ी और जैसे ही मोहिनी की नजर अपने पति की तरफ गई तो उसके गले से एक हृदय विदारक चीख निकली। उसे अपना सिर घूमता सा नजर आया। मोहिनी एक बार फिर बेहोश हो गई। बलवंत ने पुलिस को फोन किया। आधे घंटे बाद पुलिस बलवंत के घर पहुंच गई। नवनीश कुमार, जो 3 स्टार वाला एक इंस्पेक्टर था, उसकी उम्र कोई 37 वर्ष के आसपास होगी। रंग सांवला, कद 6 फीट का, कसरती जिस्म, पुलिस यूनिफॉर्म उस पर खूब फब रही थी, जैसे कि वो हर रोज जिम जाता हो। उसके साथ 4 कांस्टेबल और भी थे। थोड़ी देर में फोटो डिपार्टमेंट, फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट वाले भी आ गए। सारे विभाग के लोग अपने अपने काम में लग गए। हमें बहुत दुख हुआ, इंस्पेक्टर नवनीश बोला। आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहिनी जी, ये सब कैसे हुआ? मोहिनी ने इंस्पेक्टर नवनीश को रात वाली घटना बता दी, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर नवनीश कुछ नहीं बोला, बस सोचता रहा।
क्या घर में से कोई सामान चोरी हुआ है? मुझे इतना होश कहां है, मुझे तो मेरे बेटे विनय ने उठाया था। आपके कमरे की हालत देखकर तो नहीं लगता कि कोई सामान चोरी हुआ है, पर मैं आपसे एक बार कहता हूं कि आप एक बार अपनी सेफ चेक कर लीजिए, क्या पता कातिल यहां चोरी के इरादे से आया हो। जैसे ही चोर कमरे में दाखिल हुआ हो, वैसे ही अशोक नंदा की आंख खुल गई हो। इसी वजह से चोर ने अशोक नंदा का खून कर दिया हो और सेफ से सारे पैसे लेकर फरार हो गया हो। पहली बात ये इंस्पेक्टर कि सेफ से चोरी का तो मतलब ही नहीं बनता, मोहिनी ने अविश्वास से कहा, क्योंकि चोर को सेफ का पता ही नहीं चला होगा। उसे ही क्या, किसी को भी नहीं पता कि हमारा सेफ कहां है। चोर लाख सिर पटक ले, फिर भी वो सेफ तक नहीं पहुंच पाएगा। इंस्पेक्टर नवनीश भी एक बार तो सोच में पड़ गया कि इतनी बड़ी बात मोहिनी जी किस बलबूते पर कह रही हैं। उसने पूछ ही लिया, क्या मैं वजह जान सकता हूं कि आपको इतना विश्वास कैसे है कि चोर को सेफ नहीं मिल पाई होगी? चलो मैं आपसे कहती हूं कि आप मेरी सेफ ढूंढें, आपके सामने पूरा कमरा है। इंस्पेक्टर नवनीश ने पूरा कमरा छान मारा, पर सेफ का उसे कोई सुराग नहीं मिला। घर में लगी सारी पेंटिंग हटा करके देख ली, मगर इंस्पेक्टर नवनीश के हाथ निराशा लगी। आखिर वो बोल उठा, मैं हार मानता हूं मोहिनी जी, आपकी बात सच साबित होती है। आप बताने का कष्ट करें कि आपकी सेफ कहां है। पहले आप इन सब डिपार्टमेंट वालों को बाहर करो। इंस्पेक्टर नवनीश ने एक पल सोचा, वह फोटो डिपार्टमेंट, फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट व बाकी सब लोगों को कमरे से बाहर भेजा। अब कमरे में कोई नहीं है मोहिनी जी, अब बताने का कष्ट करेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि सेफ के बारे में परिवार के सिर्फ 3 व्यक्ति जानते हैं, मैं व मेरा बड़ा बेटा बलवंत और मेरे पति, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहिनी अपने स्थान से आगे बढ़कर 55 इंच एलसीडी की तरफ बढ़ी। मोहिनी ने एलसीडी के पीछे हाथ डाला और कुछ बटन दबाए। उसके बाद एलसीडी किसी दरवाजे की तरह खुलता चला गया। एलसीडी के पीछे सेफ साफ दिखाई दे रही थी। सेफ को देखकर इंस्पेक्टर नवनीश का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसी अजूबे को देख रहा हो। अब आप समझ गए इंस्पेक्टर कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रही हूं, यह हत्या का मामला है ना कि चोरी का। आपने एकदम सही कहा कि सेफ के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे सोचने का तरीका गलत था, पर एक बार सेफ देख लेते हैं। मोहिनी सोचने लगी। ठीक है, जैसे आप चाहें इंस्पेक्टर साहब। मोहिनी ने सेफ खोला तो पैसों से भरा बैग गायब था। मोहिनी की चीख निकल गई। इंस्पेक्टर नवनीश मोहिनी की चीख सुनते ही समझ गया कि सेफ में चोरी हुई है। वही वक्त था जब कमरे के बाहर से दस्तक होने लगी। बलवंत चिल्ला रहा था, खोलो दरवाजा, मम्मी आप ठीक तो हो ना? इंस्पेक्टर नवनीश ने दरवाजा खोला। बलवंत जल्दी से अपनी मम्मी के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया मेरी मम्मी को? इंस्पेक्टर नवनीश ने अपना हाथ सेफ की तरफ कर दिया और सारी घटना बताई। बलवंत पहले ही काफी परेशान था, क्योंकि अभी उसने अपने पिता को खोया था और अब सेफ से सारा पैसा गायब था। फिर बलवंत ने सेफ बंद कर दिया। ये सब क्या हो रहा है भगवान? पहले मेरे पिता का खून हुआ और अब हमारे सेफ से सारे पैसे गायब हैं। संभालो अपने आप को बलवंत। इंस्पेक्टर नवनीश उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, तुम घर के बड़े बेटे हो, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो पूरे परिवार को कौन संभालेगा? आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अगले ही पल फोटो डिपार्टमेंट, फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट कमरे में आ गए थे। लगभग 1 घंटे में वो अपना काम कर चुके थे। सेफ पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। इंस्पेक्टर नवनीश ने बताया कि कमरा अंदर से बंद था। कातिल खिड़की से आया, मोहिनी जी को बेहोश किया और सेफ से सारा पैसा चोरी करके अशोक नंदा का खून करके फरार हो गया। बात एकदम शीशे की तरह साफ है। कातिल बहुत शातिर था। उसने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, न खिड़की पर कोई फिंगरप्रिंट, न छत पर कोई सबूत। कातिल ने बहुत चालाकी से खून किया है। इंस्पेक्टर नवनीश ने बलवंत को बताया, खिड़की से कोई अंदर आया पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा साले ने। पूरे कमरे की छानबीन करके भी नवनीश कुमार के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। छत पर जाकर देखा तो छत पर कोई सुराग नहीं मिला। आप यकीन माने बलवंत जी, हम कातिल को जल्द ही पकड़ लेंगे। कातिल ज्यादा दिन तक आजाद नहीं घूमेगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हर कातिल सोचता है कि कत्ल करके कानून की आंखों में धूल झोंक देगा, पर ऐसा होता नहीं है।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम जल्द से जल्द कातिल को पकड़ लेंगे। मुझे भी आपसे ऐसी ही उम्मीद है। आपके पिता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या आपको किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे पापा बहुत सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। क्या पता अभी आपको याद नहीं आ रहा हो। अगर किसी पर शक हो तो मुझे जरूर बताना। वैसे इन हालातों में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल होंगे फिर शायद मेरी कुछ मदद कर पाएं। आप तो जानते ही हैं कि कोई भी किसी का खून बेवजह नहीं करता। कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी, जैसे कि पैसा, दुश्मनी, बदला। ये 3 चीजें ऐसी हैं। अधिकतर खून इन्हीं कारणों से होते हैं। मैं अब चलता हूं। सारे लोग जा चुके थे। पूरे अशोक नंदा भवन में मातम छा गया था। सबकी आंखों में आंसू थे। ये वो समय था जो काटे नहीं कट रहा था। हर किसी की हालत पागलों की तरह थी और सबसे ज्यादा खराब हालत मोहिनी की थी। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अगले दिन अशोक नंदा की डेड बॉडी उनके परिवार को सौंप दी गई। रिपोर्ट में साफ था अशोक नंदा का खून किसी तेज धार चाकू से छाती पर वार करके किया गया था। कत्ल का समय 12 से 2 बजे के बीच का था। अशोक नंदा भवन हजारों की संख्या में लोगों से भरा हुआ था। राजनगर में अशोक नंदा का काफी नाम था, जिसकी वजह से अशोक नंदा भवन खचाखच भरा हुआ था। इतनी भीड़ में से 3 व्यक्ति ऐसे थे जो अशोक नंदा के बहुत करीब थे। श्याम सिसोदिया, जो एक कपड़ा मिल का मालिक था। दूसरा घनश्याम कुमार, जो पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर था। तीसरा गणेश दत्त, जो पेशे से एक डॉक्टर था। ये तीनों अशोक नंदा के किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं थे। दोपहर के 3 बजे अशोक नंदा के शव को शमशान ले जाया गया। फिर उनकी चिता को उनके बड़े बेटे बलवंत ने मुखाग्नि दी।